वेलकम स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में हम हमारे चैप्टर नंबर 13 की बात करेंगे। यह है जो चैप्टर है उसके अंदर अजमेर की यात्रा के बारे में एक वर्णन है छोटा सा। दो दोस्त होते हैं, एक अजमेर का रहने वाला है और एक किसी दूसरे हिस्से से अजमेर में उस दोस्त के पास आता है और किस तरह से दोनों दोस्त घूम करके अजमेर के विभिन्न जगहों पर वो अलग अलग जो जगह हैं घूमने लायक वो देखते हैं। जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह देखते हैं, वो पुष्कर झील जो है उसके दर्शन करते हैं, आना सागर झील देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान का जो स्मारक बना हुआ है वो देखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें वहाँ पे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसके आसपास में जो बड़े बड़े कढ़ाई रखे हुए थे, बुलंद दरवाज़ा है, सदर दरवाज़ा है, बाहर की बारादरी है, वहाँ के जो बाज़ार हैं, बहुत सी चीज़ें। एक बार आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो मुसलमान कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो तो एक चीज़ अच्छे से जानते होंगे कि अजमेर के अंदर जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है, उर्स का मतलब जो हमारे हिंदू धर्म में जो भाई होते हैं वो उर्स का मतलब मेला कहते हैं और उसी मेले को मुसलमान भाई उर्स कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि दोनों दोस्तों के बीच बातचीत के माध्यम से अजमेर में क्या क्या नई चीज़ें हम देख सकते हैं, कौन सी चीज़ें घूमने की हैं, वो सारी चीज़ें। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है, टॉपिक है हमारा अजमेर की यात्रा और चैप्टर नंबर 13। गुरमीत नाम का एक दोस्त है, वो अजमेर घूमना चाहता था। गुरमीत अजमेर घूमना चाहता था। उसने रज्जाक की वह को लिखा था कि उसी के घर ठहरेगा। रज्जाक को उसने लिख करके क्या कहा गुरमीत ने कि वो उसी के घर रुकेगा जब वो घूमने आएगा। रज्जाक एक उसका दोस्त है गुरमीत का, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह वाली गली है उसके अंदर उसका मकान है। तो उसने कहा कि जब मैं अजमेर घूमने आऊँ तो मैं तुम्हारे पास ही रुकने वाला हूँ। ये सारी बातचीत हुई। उसका घर दरगाह बाज़ार में है। दरगाह बाज़ार वही जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से बाहर वाला जो बाज़ार है सारा, उसको दरगाह बाज़ार कहते हैं। तो वहीं पे उसका घर था। तो गुरमीत ने कहा कि जब भी मैं घूमने आऊँगा मैं तुम्हारे वाले मकान में रुकूंगा। आज सवेरे जब गुरमीत रेलगाड़ी से उतरा तो रज्जाक उसे अपने डिब्बे के सामने ही मिल गया। दोनों की बात हो गई थी कि मैं कौन से वाले डिब्बे से आ रहा हूँ रेलगाड़ी के अंदर। तो जब वो उतरने लगा तो सामने ही उसको गुरमीत को कौन मिल गया? उसका दोस्त रज्जाक। उतरते ही उसने पहले बात यही कही कि आज तो रेलगाड़ी में मेरा कचुमरी निकल गया। भीड़ थी रेलगाड़ी के अंदर। जब गुरमीत रेलगाड़ी में बैठ करके अजमेर के लिए आया तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो उसने कहा कि आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मेरा कचुमर निकल गया, यानी कि मैं परेशान हो गया, मैं बहुत ज़्यादा थक गया उस यात्रा की वजह से, उस भीड़ की वजह से। कितनी भीड़ रहती है दोस्त इस रेलगाड़ी में? उसने क्या कहा कि गुरमीत ने रज्जाक से क्या कहा कि हे दोस्त, इसमें तो बहुत भयंकर भीड़ रहती है। जो रेलगाड़ी अजमेर के लिए आती है उसके अंदर तो बहुत सारी भीड़ रहती है। रज्जाक कह रहा है रमज़ान के महीने में अगर तुम यहाँ आना चाहो तो सोच समझ करके ही आना। भाई रमज़ान का मुसलमानों के क्या है, जैसे हमारे हिंदुओं के अंदर चैत्र, बैसाख, आषाढ़, आश्विन, कार्तिक, पौष, माघ, फागन, ये वाले सारे महीने होते हैं, 12 महीने। उसी तरह से मुसलमानों के भी 12 महीने होते हैं और उन्हीं में से एक है रमज़ान। तो अगर रमज़ान के महीने में तुम यहाँ आना चाहो, रज्जाक कह रहा है कि रमज़ान के महीने में गुरमीत अगर तुम यहाँ आना चाहोगे तो सोच समझ करके आना। यानी कि उस समय तो इतनी भयंकर भीड़ हो जाती है यहाँ आने वाले यात्रियों की कि तुम्हारा आना पॉसिबल ही नहीं है। रेलगाड़ी के अंदर आपको जगह ही नहीं मिलेगी। यूँ भी एकदम सीखिया पहलवान हो। सीखिया पहलवान का मतलब अभी अभी तुम नया सीख रहे हो, ट्रेवल करना सीख रहे हो, बहुत सारा तुमने ट्रेवल नहीं किया रेलगाड़ी में। जब आप इतनी सी भीड़ देख करके तू आज परेशान हो गया तो उस टाइम में तो इतनी भयंकर भीड़ रहती है कि तू आ ही नहीं सकता रेलगाड़ी से, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। रज्जाक ने हंसते हुए जवाब दिया। जब गुरमीत ने यह कहा था कि दोस्त इस रेलगाड़ी में इतनी भीड़ रहती है क्या, तो रज्जाक ने हंसते हुए जवाब दिया कि ये तो और ही अच्छा है कि तो रमज़ान के महीने में नहीं आया। अगर रमज़ान के महीने में आया होता तो तेरा आना पॉसिबल नहीं था, तो बहुत इससे भी ज़्यादा परेशान हो जाता, तेरे को स्पेस ही नहीं मिलता खड़े होने का भी। क्या उस समय और भी अधिक भीड़ हो जाती है? गुरमीत ने सवाल किया कि क्या उस समय और भी ज़्यादा भीड़ होती है? अरे पूछो ही मत। उस समय अजमेर की आबादी कम से कम 1 लाख लोग और उसमें जुड़ जाते हैं। आबादी का मतलब उसकी जनसंख्या। अजमेर के अंदर बाहर से इतने लोग आ जाते हैं, लगभग 1 लाख के आसपास, जो इसकी भीड़ को बढ़ा देते हैं।
पूरे अजमेर की जितनी जनसंख्या है उसमें लगभग 1 लाख लोग और जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से रमजान के महीने में घूमने के लिए या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसके दर्शन के लिए बहुत सारे लोग एकदम से आते हैं। यात्रियों के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की जाती है। देखो, सरकार सभी जगह ऐसा करती है कि जहाँ भी मेले के अंदर या फिर उर्स हो या और भी कोई, जैसे कुंभ के अंदर मेला लगता है तो उस समय भी सरकार की तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती है। टेंट लगाए जाते हैं, लोगों को रात को रुकने के लिए रजाई गद्दे दिए जाते हैं। तो सेम ऐसे ही व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, लोग आराम से कतार में जा सकें और भगदड़ नहीं मचे, किसी को असुविधा नहीं हो, तो उसके लिए सरकार बहुत सारी सुविधाएं करती है। जगह जगह टेंट लगाती है, पानी की व्यवस्था करती है, रुकने की व्यवस्था करती है, लोगों की भीड़ को एक मेंटेन करने की व्यवस्था करती है। सड़कों पर, बाजारों में जहां देखो वहां भीड़ ही भीड़ हो जाती है। क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, बहुत सारे लोग बाहर से एकदम से आ जाते हैं तो हर जगह भीड़ लग जाती है। जहां बाजार देख लो आप, सड़कों पर देख लो, तुम्हारे घर के पास तो मेला लगता रहता होगा भाई। दरगाह बाजार के अंदर, दरगाह जाने वाले जो लोग हैं तो दरगाह बाजार के अंदर तो वहाँ आएंगे। तो जो जिनके मकान दरगाह बाजार में है तो उनको तो और ही अधिक परेशानी होती होगी। तो चूंकि रज्जाक का घर था वो दरगाह बाजार में था, तो गुरमीत ने कहा कि भाई तुम्हारे घर के पास तो मेला लगा रहता होगा हमेशा। कुछ पूछो ही मत, उन दिनों तो बाजार जाकर के सब्जी लाने में भी पहलवानी दिखानी पड़ती है। इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है रोडों पे कि उस दिन अगर मेरे को सब्जी लानी हो मार्केट से, रज्जाक कह रहा है कि अगर मेरे को सब्जी लानी पड़े तो मेरे को पहलवानी दिखानी पड़ती है, यानी कि दादागिरी से निकलना पड़ता है। यूँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत अधिक क्राउड होती है। तो सब्जी लेने के लिए भी अगर आप रोड क्रॉस करना चाहोगे, रोड से जाना चाहोगे, तो आपको बहुत अधिक परेशानी उस समय होगी। दोनों मित्र ये कहकर के जोर से हंसने पड़े। कुछ देर बाद गुरमीत को रज्जाक अजमेर की सैर कराने के लिए ले गया। भाई गुरमीत का उद्देश्य क्या था? अजमेर घूमना। रज्जाक चूंकि अजमेर का था तो वो सारी चीज़ें जानता था कि कहाँ घूमना है, कौन सी जगह घूमने लायक है, कौन सी नहीं है। तो रज्जाक कुछ समय के बाद गुरमीत को लेकर के घूमने के लिए गया। यह देखो, यह सदर दरवाजा कहलाता है। जो मुख्य दरवाजा था किसका? दरगाह का, उसको सदर दरवाजा कहते थे। और वह सामने बुलंद दरवाजा, उसके जस्ट सामने, सदर दरवाजे के सामने कौन सा है? बुलंद दरवाजा। उसके भीतर ही दरगाह है। जो दरगाह का सबसे मेन गेट वाला जो दरवाजा है उसको बुलंद दरवाजा कहते हैं। और जहाँ से वो घुस रहे थे उस दरवाजे के लिए उसने कहा कि ये कौन सा दरवाजा है? सदर दरवाजा, या ये मुख्य दरवाजा है। ये हम दरगाह की बात कर रहे हैं, दरगाह के आसपास की जो बिल्डिंग बनी हुई है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक दरवाजा हो गया सदर दरवाजा, उसके बाद एक बुलंद दरवाजा। उसके भीतर ही दरगाह है, हम लोग वहीं चल रहे हैं। उसने कहा रज्जाक ने कि गुरमीत, ये दरवाजे दोनों क्रॉस करने के बाद हम कहाँ पहुंच जाएंगे? दरगाह के अंदर। और ये बड़े बड़े कड़ा है। हुआ क्या है, बेसिकली आप अगर कोई अजमेर घूमा हुआ है, दरगाह गया हुआ है, तो उसको पता होगा कि वहाँ पे 2 कड़ाए रखे हुए हैं। बुलंद दरवाजे के दाएं और बाएं दोनों साइड में 2 कड़ाए हैं जिनको देग कहते हैं। कड़ाए तो आप समझते हो, जो कढ़ाई होती है ना, छोटी होती है, कड़ाए होते हैं बड़े बड़े। तो उनमें क्या होता है, उनको देग बोला जाता है। और उनमें से एक कढ़ाई के अंदर तो 100 मण तक, एक मण में होता है 40 किलो। अब आप इमेजिन कर लो, 100 मण का चावल एक साथ आप बना सकते हो। और दूसरे वाला जो है उसके अंदर आप 40 मन तक बना सकते हो। तो वो सारा कौन सा? दोनों बड़ी बड़ी देग जो हैं, दोनों बड़ी बड़ी जो कढ़ाई हैं, उनके अंदर आप चावल से संबंधित व्यंजन बना सकते हो। सॉरी, छोटे में 60 मण, मैंने 40 मण कहा, छोटे में 60 मण और बड़े वाले में 100 मण। उर्स के समय वही प्रसाद बांटा जाता है। इन्हें देग कहते हैं। रज्जाक बता रहा है कि इन्हें देग कहते हैं। इस बड़े देग में 100 मण से ज्यादा चावल का जर्दा पक सकता है। जर्दा एक तरह से व्यंजन होता है, जब हम चावल पकाते हैं तो उसके साथ पकाया जाने वाला एक व्यंजन है, तो वो हम एक साथ पका सकते हैं। और छोटे में 60 मण, बड़े में 100 मण आप पका सकते हो, छोटे वाले में आप 60 मण तक पका सकते हो। उस समय तो यहाँ कंधे से, उर्स के समय वही प्रसाद बांटा जाता है। जब वो पका लिया जाता है दोनों बड़े बड़े कढ़ाइयों में, तो जब मेला लगता है तो उस समय उसी प्रसाद को बना करके सब में बांटा जाता है। लोगों में भीड़ लग जाती है, देग लूटना बोला जाता है इसको। चारों तरफ लोग इकट्ठा हो जाएंगे और उसमें से चावल लेने की, चावल की जो प्रसाद बना है महाराज का, बाबा का, पीर बाबा का,
या जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उनका, तो उसको लूटने के लिए लोग इस तरह से आगे दौड़ते हैं कि आपस में टक्कर लग लग के, और जो शोल्डर वाला पार्ट है ना वो आपस में धक्के खा करके छिलने की नौबत आ जाती है। इसका मतलब रज्जाक का कहने का ये है कि उस समय इतनी भयंकर भीड़ होती है कि आपको अगर देग लूटनी है, यानी कि आपको प्रसाद लेना है, तो आपको बहुत अधिक मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। यह बारादरी और भीतर की मजार सब संगमरमर से जड़े हैं। संगमरमर से जड़े होने का मतलब सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो किससे बना हुआ है? संगमरमर। एक सफ़ेद सा पत्थर होता है, जयपुर के अंदर अगर बिरला मंदिर किसी ने देखा है तो अच्छे से समझ जाएंगे। जो सफ़ेद वाला पत्थर होता है उसको हम संगमरमर कह रहे हैं, और वही संगमरमर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है उसके अंदर बारादरी यानी जो बरामदा वाला हिस्सा है उसमें, और अंदर चारों तरफ वही संगमरमर लगा हुआ है। देखो ना कितना अच्छा लगता है ये सब, जब आप देखेंगे संगमरमर से जड़ी हुई उस मजार को, उस जो वो बनी हुई है, जो मस्जिद बनी हुई है वहाँ पे, उसको जब हम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। उसमें संगमरमर का इतने अच्छे से काम किया हुआ है, संगमरमर स्टोन को इतने अच्छे से लगाया हुआ है कि देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो रज्जाक भी क्या कह रहा है कि देखो ये देख करके कितनी अच्छी लगती है, गुरमीत से कह रहा है। हाँ, अत्यंत शांत और पवित्र, साथ ही गुलाब के फूलों की भीनी भीनी महक भी फैल रही है। वहाँ पे गुलाब से जो जल निकाला जाता है उसकी खुशबू जो है भीनी भीनी यानी बहुत अच्छी सी बारीक प्यारी प्यारी खुशबू जो है वो पूरे उस एटमॉस्फेयर में, पूरी एयर के अंदर फैली रहती है। ज़्यादातर मेरे बताने से ज़्यादा ज़रूरी किसी बच्चे ने जिसने घूमा हुआ है उसको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। जैसे ही आप दरगाह के अंदर प्रवेश करते हैं आपको गुलाब के जल की जो खुशबू है वो चारों तरफ पूरी हवाओं में फैली हुई दिखाई देगी। वहाँ पे गुलाब के पत्ते बहुत सारे, छोटी छोटी पंखुड़ियाँ, लोग गुलाब मज़ार पर चढ़ाते हैं, और भी बहुत सारे। एक वो संगमरमर का जो काम है पूरे बरामदे में, वो गुरमीत को बहुत अच्छा लग रहा है, तो गुरमीत रज्जाक से कह भी रहा है उस चीज़ को लेके। तो वो सारी चीज़ें हमें बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत शांत लगती हैं, बहुत पवित्र लगती हैं। बाहर आकर के गुरमीत ने पूछा, क्यों दोस्त, मज़ार पर वह चादर कैसी थी? भाई गुरमीत क्या है, एक सिख कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला बच्चा है और उसको बहुत ज़्यादा मुसलमानों के धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। तो होता क्या है मुसलमानों के धर्म में कि जो मज़ार होती है, जो कब्र होती है, उस पर लोग उस पर हाथ जोड़ करके, माथा टिका करके मन्नतें मांगते हैं, अपनी कुछ इच्छाएं जाहिर करते हैं, और अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो भगवान को थैंक यू करने के लिए, खुदा को थैंक यू करने के लिए उस पर चादर चढ़ाई जाती है। तो उसी तरह की उस चादर को देख करके गुरमीत रज्जाक से कहता है कि ये क्या थी? तो रज्जाक वापस से आंसर करेगा गुरमीत को, यहाँ चादरें चढ़ाई जाती हैं जब कोई मनौती मनाता है, जब कोई चीज़ कोई मांगता है और वो पूरी हो जाती है, तो उस चीज़ के बदले में उसने जो बोला हुआ था खुदा की नेमत में, खुदा के अर्जी में, जब उसने मांगा था कि हे भगवान, हे खुदा, अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं आपके यहाँ चादर चढ़ाऊँगा, तो जब उसकी मनौती पूरी हो जाती है तो वो वहाँ पर चादर चढ़ाता है। अब देखो उस पहाड़ी पर तारागढ़ है, पास में एक पहाड़ी थी, उस पर क्या बना हुआ है? तारागढ़ का एक किला है। जब आप हिस्ट्री के बारे में और अधिक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से तारागढ़ बना हुआ है। उस समय पृथ्वीराज चौहान का वहाँ पे राज था, उसकी रानियाँ और वो सब वहाँ रहते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें। हम केवल इतना देख रहे हैं कि वहाँ पे एक पहाड़ी है और वहाँ पर तारागढ़ का दुर्ग बना हुआ है। उसके ढलान में पृथ्वीराज का स्मारक है, पृथ्वीराज चौहान का वहाँ पे स्मारक बना हुआ है। उसके ढलान में जब पहाड़ी से नीचे उतरते हैं तो उसका जो ढलान नुमा हिस्सा है वहाँ पर पृथ्वीराज का स्मारक बना हुआ। आज हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में इस चैप्टर के बारे में इतना ही बात करने वाले हैं। आज अब तक हमने देखा कि किस तरह से गुरमीत और रज्जाक घूमने का प्लान बनाते हैं। रज्जाक चूँकि पहले से अजमेर का है, गुरमीत कहीं बाहर से रज्जाक के पास आता है, वो उसको रिसीव करता है रेलगाड़ी से। उसके बाद वो भीड़ के बारे में बात करते हैं कि रेलगाड़ी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर वो घूमने जाते हैं, सबसे पहले वो दरगाह जो बनी हुई थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, वहीं पे जाते हैं। वहाँ पे वो बुलंद दरवाज़ा, दो बड़े बड़े कड़ाहे, एक बड़ा वाला कड़ा जो है उसमें सोमन तक आप चावल का जर्दा पका सकते हो। जर्दा एक प्रकार का व्यंजन होता है जो चावल पकाने के साथ में यूज़ होता है। तो वो सोमन, एक की तरफ जो छोटी वाली देग है उसके अंदर 60 मन तक आप पका सकते हो।
ये सारी चीज़ें जानने के बाद वो जब देखते हैं संगमरमर का काम किया हुआ, तो उसको देख करके गुरमीत खुश होता है और रज्जाक को बताता है कि देखो कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ, चारों तरफ गुलाब की खुशबुएं आ रही हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो मज़ार पे चढ़ाने के लिए गुलाब की पत्तियां लेके जाते हैं, तो उनकी खुशबू से पूरी एयर जो है वो महक रही होती है। वो सारी चीज़ें वहाँ से देखने के बाद वापस आते हैं, बाहर निकलते हैं तो वहाँ उनको एक तारागढ़ दुर्ग दिखता है पहाड़ी पर, और उसी के ढलान में रज्जाक कहता है गुरमीत से कि एक पृथ्वीराज चौहान जो राजा हुए थे किसी समय, चौहान डायनेस्टी के, चौहान वंश के, उनका स्मारक वहाँ पे बना हुआ। तो आज की क्लास में इतना ही। इसी चैप्टर से संबंधित अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।